गुड हाँ मॉर्निंग देखो, सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले वाली क्लास में नॉन कोर डेटा अपना कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आगे बात करते हैं कोर डेटा की। कोडेड। तो नॉन कोर डेटा तो कोई डाउट है आपको? नो सर। उसके क्वेश्चन निकाले नहीं निकाले? अब तो नॉन कोर डेटा तक का पूरा पैकेजिंग वो अलग पोर्शन अलग से। ही दे रखा है। हाँ सर, अलग से कोडेड। तो क्वेश्चन निकाले नहीं निकाले उसके पैकेज से? थोड़े बहुत निकालने। चलो ठीक है। देखो सर ये बॉडी एक बार, डेटा में ना बहुत सारी समिति पाई जाती है ना। बहुत सारी समिति कहाँ पाई जाती है? आप असमिति होती है और कुछ के अंदर अरीय समिति भी पाई जाती है। चैट में ऐसे लिखा हुआ है अनेक प्रकार की समिति। हाँ तो वो यही है कि असमित तो होते ही है, बाकी कुछ में अरीय समिति भी होती है। अच्छा हाँ सर। देखो बेटा एक बार रफली समझ लो इसको। कोर डेटा ये लैटिन में दो शब्दों से मिलकर बना है। कोड का मतलब होता है नोटोकोड और एटा का मतलब होता है हैविंग। मतलब जो नोटोकोड रखता है, जिसमें नोटोकोड पाई जाती है, उसको आप कोर डेटा कहोगे। तो कोर डेटा को हिंदी में कहते हैं रज्जू की है और नोटोकोड को कहते हैं पृष्ठ रज्जू। तो जिसमें पृष्ठ रज्जू पाई जाती है उसको रज्जू की या कोर डेटा कहता है। अब ये जो नोटोकोड है वो देखो बेटा, इसमें दो चेंज आते हैं कि या तो यदि नोटोकोड वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो गई और फिर मान लो या फिर वर्टिब्रा कॉलम में चेंज नहीं होती है, या तो चेंज हो जाती है या फिर चेंज नहीं होती है। अगर वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो जाती है तो उनको आप कहते हो वर्टिब्रेट, मतलब कशेरुकी, जिसमें कशेरुक दंड पाई जाती है। वर्टिब्रा कॉलम को कशेरुक दंड बोलता है। और वर्टिब्रा कॉलम में चेंज नहीं होती है तो उनको कहते हैं अपन इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी। तो एक बात हमें यह भी यहां से पता लगी कि देखो सभी कशेरुकी तो कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट कशेरुकी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट अकशेरुकी भी होता है। तो एक तो ये लाइन समझने में आई आपको यहां से? ओके ठीक है। अब आगे देखो बेटा इसके बाद में अब मैं कोर डेटा के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। फंडामेंटल कैरेक्टर को बोलते हैं आधारभूत लक्षण, या इन्हें मूलभूत लक्षण भी कह सकते हैं, कि ऐसे कैरेक्टर जो फाइलम कोर डेटा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनमें ऐसे कैरेक्टर होंगे उनको आप कोर डेटा में रखोगे। ठीक है, तो ये कोर डेटा में मतलब मस्ट नेसेसरी है, ये होने चाहिए वहां पे। अगर ऐसे कैरेक्टर है तो उनको कोर डेटा में रखा जाएगा। अब ये कौन कौन से फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं वो देखो। तो एक मैं प्रारूपिक चित्र बता रहा हूं इसका। जैसे ये बेटा फाइलम कोऑर्डिनेट के किसी एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल हो गई ऐसे। आहार नाल, ये है आहार नाल, भ्रूणी आहार नाल, और ये ग्रसनी है बेटा यहां पर, ये एनस, और ये हो गया यहां पर माउथ। ठीक है, अब ये तो हमने केवल एलिमेंट्री कैनाल बताई है ना। ये देखो इधर हो गए बेटा अग्र सतह, ये जंतु की पश्च सतह है, ये जंतु की इधर पृष्ठ सतह होगी, इधर जंतु की अधर सतह होगी। ठीक है, अब देखो पृष्ठ सतह पर क्या होगा। पृष्ठ सतह पर आहार नाल के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहां पर एक ठोस छड़नुमा संरचना पाई जाती है।
जैसे मैंने ये हाईलाइट करके बताया, ये आहार नाल के ऊपर की तरफ है, ठोस छड़नुमा संरचना है, और इसको अपन कहते हैं नोटोकोड। अब नोटोकोड के ऊपर की तरफ यहां पर एक खोखली संरचना पाई जाएगी, एकल होती है बेटा, सिंगल होगी ये, और इस खोखली एकल संरचना को अपन कहते हैं यहां पे नर्व कोड। ठीक है, ये हो गए नर्व कोड। और ये हम यहां पे एनिमल की बॉडी वॉल बना देते हैं इस तरह से। ये बॉडी वॉल हो गई, ठीक है, और ये इसका नीचे का पोर्शन हो गया। देखो भ्रूण अवस्था में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं बेटा, चाहे आप मानव की भ्रूण अवस्था देखो, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, किसी की भी भ्रूण अवस्था की बात करोगे तो आपको ऐसे 3 कैरेक्टर उसमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो तभी तो उनको फंडामेंटल कैरेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं ये कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। देखो 1 नंबर पर जो कैरेक्टर है इसको अपन बोलेंगे नर्व कोड, तंत्रिका रज्जु। इसको बेटा सीएनएस भी कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि यही सीएनएस बनाएगी। जैसे नर्व कोड का आगे का भाग जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्रेन बना लेगा, और बाकी पीछे वाला जो भाग है वो स्पाइनल कोड में बदल जाता है, तो आप इसको सीएनएस भी कह सकते हो। अब सीएनएस की उत्पत्ति कैसी होती है, तो सीएनएस उत्पत्ति के आधार पर बेटा एक्टोडर्मल है, किस सतह पर है, पृष्ठीय है, एकल है, एकल मतलब देखो सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है, खोखला है, और अगुच्छकीय, नॉन गैंग्लियोनेटेड, कोई भी गैंग्लिया इसमें नहीं पाया जाता है। ये नर्व कोड हो गई। नर्व कोड के नीचे देखो, इसको नर्व कोड को प्रोटेक्शन देने के लिए, नर्व कोड की सुरक्षा के लिए यहां पर संरचना पाई जाती है नोटोकोड, इसको पृष्ठ रज्जु कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मीजोडर्मल, ये मीजोडर्मल है, ये भी बेटा पृष्ठ सतह पर है, पृष्ठीय है, ठोस व लचीली, ठोस व लचीली प्लस छड़नुमा संरचना, ये छड़नुमा संरचना होती है, ये नोटोकोड हो गई। तो नोटोकोड का कार्य भ्रूण अवस्था में नर्व कोड को प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, नोटोकोड का काम क्या है, नर्व कोड को प्रोटेक्शन देना। और बाद में क्या होगा बेटा, जब जैसे जैसे उस भ्रूण का डेवलपमेंट होगा तो नर्व कोड तो सीएनएस में चेंज हो गया, अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए नोटोकोड भी चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेन के सामने वाला पार्ट क्रेनियम बना लिया, स्पाइनल कोड के सामने वाला पार्ट वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो जाता है, तो ये नोटोकोड आगे क्रेनियम और वर्टिब्रा कॉलम, कपाल और कशेरुक दंड में बदल जाता है। ठीक है, जैसे अब हम हमारे में बात करें तो हमारे में ना नर्व कोड है ना नोटोकोड है, क्योंकि वो रिप्लेस हो गए। नर्व कोड ने सीएनएस बना लिया, नोटोकोड ने क्रेनियम और वर्टिब्रा कॉलम बना लिया। तीसरा कैरेक्टर समझो, अब ये जो डायग्राम आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये इसकी पार्श्व सतह है, तो यहां पे ग्रसनी पे ये देखो ऐसे ये युग्मित क्लोम दरारें पाई जाती है। ये जो संरचना बनाई है ना मैंने, तीसरा जो कैरेक्टर है ये है युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरार, युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरार। ठीक है, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती है बेटा, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरिंग्स के ऊपर पाई जाती है, और देखो लेटरल साइड में है, मतलब ग्रसनी के जैसे सामने से दिख रही है और दूसरी तरफ भी होगी। तो एनसीईआरटी में इन 3 को फंडामेंटल कैरेक्टर कंसिडर कर रखा है ना, ये जो 3 कैरेक्टर बताए ना, तो इनको एनसीईआरटी में फंडामेंटल कैरेक्टर कंसिडर कर रखा है। आई बात समझने में, नर्व कोड, नोटोकोड और युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरार। बेटा एक कैरेक्टर और होता है जिसको फंडामेंटल नहीं मान रखा है, लेकिन होता वो भी फंडामेंटल ही है। जैसे एनस के ऊपर वाला भाग देखो जो बाहर निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, पश्च गुदीय पूंछ, है ना। ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हो गए। एक पोस्ट एनल टेल को भी ध्यान रखेंगे, पश्च गुदीय पूंछ। तो
ये जो कैरेक्टर है वो उसके जीवन की किसी भी अवस्था में होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि केवल भ्रूण अवस्था में होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे कि केवल वयस्क अवस्था में होना चाहिए, वो उसके लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर ऐसे कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो आप उसको फाइलम कोर्डेटा में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब मैं कह रहा हूं ना कि जीवन की किसी भी अवस्था में होने चाहिए। बेसिकली ये कैरेक्टर बेटा लाइफ की एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, मतलब जो मतलब भ्रूण अवस्था होती है तो उसमें ये कैरेक्टर पाए जाता है। जैसे मैं अभी आपको देखो कोर्डेटा का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, तो कोर्डेटा संघ को अपन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप में। एक सब ग्रुप है बेटा एक्रेनिएटा, दूसरा सब ग्रुप है क्रेनिएटा। लिखता हूं मैं यहां पे, है ना। एक को मैंने कहा एक्रेनिएटा और दूसरे को मैंने कहा बेटा क्रेनिएटा। बताओ क्या मतलब समझे आप इन दोनों से? एक्रेनिएटा को क्या कह रहे हो बेटा? एक्रेनिएटा में क्या होगा? मतलब जो माइंड होता है वो कपाल में बंद नहीं होता है, माइंड नहीं क्रेनियम में। नहीं। माइंड का मतलब क्या होता है ये बताओ? ब्रेन मतलब बोलना चाहिए ना। ब्रेन सॉरी। हाँ, तो ऐसे नहीं कहते इसको। आप इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हो? ये सीधा सा कहो ना कि क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम प्लस एटा। एटा मतलब होता है हैविंग, जिसमें क्रेनियम पाया जाता है वो क्रेनिएटा, और जिसमें क्रेनियम नहीं पाया जाता वो एक्रेनिएटा हो गए। ठीक है, तो ऐसे दो सब ग्रुप में क्लासिफाइड करता है। अब बेटा जो एक्रेनिएटा है इसके फिर दो सब फाइलम बनते हैं, दो सब फाइलम उपसंघ बनेंगे एक्रेनिएटा के। एक उपसंघ है यूरोकोर्डेटा, जिसको आप ट्यूनिकेटा भी कहते हो, और दूसरा सब ग्रुप है बेटा सिफेलोकोर्डेटा। और क्रेनिएटा में केवल एक सब फाइलम बनेगा और इस सब फाइलम को कहते हैं अपन वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कशेरुकी उपसंघ। तो देखो सीधी सी बात है, एक्रेनिएटा सब ग्रुप में, एक्रेनिएटा ये ग्रुप का नाम है और यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा ये उसके सब फाइलम के नेम हैं, उपसंघ। कोर्डेटा संघ के ये उपसंघ है। अब समझो बेटा, देखो एक्रेनिएटा में उन जंतुओं को रखेंगे जिसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, तो इसके दो उपसंघ बनाए आपने, यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा। तो यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा में क्रेनियम और वर्टिब्रा कोलम एब्सेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें नोटोकोड चिर स्थायी होगा, मतलब नोटोकोड कभी भी वर्टिब्रा कोलम में रिप्लेस नहीं होता है, तो आपने एक्रेनिएटा में रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है फिर कि यूरोकोर्डेटा में भी नोटोकोड वर्टिब्रा कॉलम में चेंज नहीं हो रहा है और सिफेलोकोर्डेटा में भी नोटोकोड वर्टिब्रा कॉलम में चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फिर भी बेटा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सिफेलोकोर्डेटा में देखो पहले यूरोकोर्डेटा बना, तो यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है, वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाएगी। लार्वा की केवल पूंछ में नोटोकोड पाई जाती, बाद में डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और सिफेलोकोर्डेटा में उसके सिर से लेकर के पूंछ तक नोटोकोड पाई जाएगी जीवन पर्यंत, लार्वा में भी और वयस्क में भी। अब बताओ दोनों उपसंघों में ज्यादा एडवांस कौन सा हो गया बेटा? ठीक है, अब एक चीज और सुनना मेरी बात यहां पे, मैं आपको ये कहूं बेटा कि जैसे मान लो कि कोई हम किसी जंतु की बात कर रहे हैं, तो आप जब उसके लार्वा को देखते हो, उसकी भ्रूण अवस्था है, तो आप उसके लार्वा को देखते हो तो तुम्हें यह पता लग रहा है कि सर देखो ये लार्वा स्वतंत्र तैराक अवस्था है ना, आराम से तैर रहा है। इसमें कोर्डेटा के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर भी होते हैं, है ना, नर्व कोड भी है, नोटोकोड भी है और गिल स्लिट्स भी इसके अंदर होते हैं। लेकिन जब उसके वयस्क में अपन देखते हैं तो वयस्क स्थानबद्ध हो गया, लार्वा स्वतंत्र तैराक था। लार्वा में तीनों लक्षण थे कोर्डेटा के, जबकि वयस्क में केवल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, बाकी दो कैरेक्टर डिसअपियर हो गए। अब बताओ बेटा लार्वा और वयस्क में ज्यादा एडवांस कौन हुआ?
लार्वा। लार्वा ज्यादा एडवांस हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था बेटा कि लार्वा से जब वयस्क बनेगा तो वयस्क ज्यादा एडवांस होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की बात की है, कायांतरण की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा इस प्रकार के कायांतरण को क्या कहोगे कि जिसमें लार्वा से ज्यादा एडवांस होता है वयस्क, तो आप कहोगे कि सर ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, उसमें प्रोग्रेस कर रहा है वो कैरेक्टर में। और एक मैं कहूं बेटा कि जो वयस्क है वो लार्वा से कम विकसित है, मतलब लार्वा ज्यादा डेवलप है, वयस्क कम डेवलप है, जैसा मैंने यूरोकोर्डेटा में बताया। तो उसको अपन कहेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण, क्योंकि उसमें रिग्रेस कर रहा है वो कैरेक्टर में, उसमें लक्षण हासिल होते जा रहे हैं। अब बताओ आपको बेसिकली ये सारी सूरत समझने में आई यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, देखो अब यहां से पढ़ते हैं अपन बेटा इसमें। देखो संघ कोर्डेटा, इसके आप फंडामेंटल कैरेक्टर, आधारभूत लक्षण, या आप इन्हें मूलभूत लक्षण भी कह सकते हो, ठीक है। उसके लिए डायग्राम दे रखा है, देखो यहां पे है डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में देखो बेटा, जैसे ये आपको सरफेस यहां पर दिखाई दे रही है, इसकी सतह है, अधर सतह हो गई, पृष्ठ सतह हो गई, और ये पृष्ठ सतह हो गई। सामने से जो दिख रही है वो आपको पार्श्व सतह दिखाई दे रही है। तो अब देखो बेटा, सबसे ऊपर की तरफ यहां पर एक कैरेक्टर है, ये है बेटा नर्व कोड, तंत्रिका रज्जु। कैसा है नर्व कोड? एक्टोडर्मल, पृष्ठीय, एक्टोडर्मल है, पृष्ठीय, खोखली, एकल, अगुच्छकीय संरचना। दूसरा कैरेक्टर देखो बेटा नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु, ठोस, लचीली व छड़नुमा और मीजोडर्मल हो गया। तीसरा कैरेक्टर देखो यहाँ पे अधरीय, ग्रसनीय क्लोम दरार, फेरिंजियल, पेयर्ड गिल स्लिट, श्वसन हेतु। ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टर हो गए, और इसको आप पोस्ट एनल टेल को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, उसको हमने अलग से लिख दिया पश्चभुदीय पोस्ट। बताओ, तीन कैरेक्टर याद रहेंगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सर ठीक है, अब ध्यान से देखो एक बार डायग्राम को। क्या अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या बेटा कि तंत्रिका रज्जु और नोटोकोड जंतु की पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं? एक एक स्टेटमेंट बताना, सही है क्या ये? नर्व कोड और नोटोकोड शरीर की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। फिर क्या ये कह सकते हैं अपन कि नोटोकोड, दूसरा स्टेटमेंट सुनना, नोटोकोड नर्व कोड की अधर सतह पर पाया जाता है? यस सर, सही है। सही है सर, है ना, उसके नीचे प्रेजेंट है। तीसरा ये कह सकते हैं कि इसमें आहार नाल सीएनएस के अधर में होती है। यस सर, सही है सर। यस है ना, सीएनएस के अधर में होती है। अब बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट आपको? सर ग्रसनीय क्लोम दरार बताना वापस। ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये बेटा इसमें एक मिनट है ना, एक मिनट रुकना बेटा ना। हाँ, ग्रसनीय क्लोम दरारें, इसके ग्रसनी पे यहां पर पार्श्व में ये क्लोम दरारें होती है, फेरिंग्स वाले रीजन में, है ना, फेरिंग्स वाले रीजन में। वैसे आप इसमें आहार नाल की ग्रसनी मत समझना, ये जो फेरिंग्स होती है ना उसमें बात कर रहे हैं अपन, तो उस रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। तो वहां पे ये श्वसन के लिए संरचना हो गई। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद में अब आपने देखो बेटा, ये बाकी के जो फाइलम पढ़े हैं ना, उसमें हमने लगभग शुरू के 8-10 कैरेक्टर कॉमन लिखे थे सब में, है ना, कि मतलब ये जनन स्तरों के आधार पर कैसा होगा, समिति कैसी होगी, देह गुहा कैसी होगी, बॉडी प्लान कैसा होगा, हृदय कैसा होगा, सर्कुलेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे सब में अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे कैरेक्टर हम एक साथ ही नोट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो सभी में कॉमन चीजें चलेंगी।
तो यहां पर देखो बेटा, इसमें कोर डेटा के सामान्य लक्षण, अधरीय हृदय, बंद परिसंचरण, पेशी जनित हृदय, मायोजेनिक हार्ट, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन, द्विपार्श्व समिति, त्रिकोर की, प्रगुहीय या आत्र गुहा, आत्र गुहा मतलब एंटेरोसील प्रकार की गुहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, ड्यूटेरोस्टॉम और वास्तविक खंडी भवन। अब बताओ, ये सारे कैरेक्टर आपको समझने में कोई दिक्कत थोड़ी है? सर ये तो अपन बता सकते हैं ना कि कोर डेटा में कैसे कैसे कैरेक्टर होंगे बेटा। ठीक है, आगे देखो कोर डेटा नॉन कोर डेटा में कंपैरिजन देखो बेटा। नोटोकोड, पोस्ट एनल टेल, फेरिंजियल गिल स्लिट्स कोर डेटा में प्रेजेंट, नॉन कोर डेटा में एब्सेंट। कोर डेटा में हृदय अधरीय होगा, नॉन कोर डेटा में पृष्ठीय। ठीक है, सीएनएस मतलब नर्व कोड के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे पृष्ठीय, एकल व खोखला, यहां पर अधरीय, ठोस व दोहरा पढ़ा था ना आपने एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के अधर में, और यहां पर आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में। 5-6 नंबर वाला पॉइंट पढ़ के बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? 5 और 6 नंबर वाला कोई दिक्कत नहीं है, समझने में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो बेटा। इसमें नेक्स्ट है संघ कोर डेटा। संघ कोर डेटा में संघ कोर डेटा को 2 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ये आपको पता रहना चाहिए क्या चीज है। एक्रेनिएटा, क्रेनिएटा क्या है? ये सब ग्रुप उप समूह है। एक्रेनिएटा को प्रोटोकोर डेटा भी कहता है। एक्रेनिएटा मतलब क्रेनियम एब्सेंट, और क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम प्रेजेंट। ठीक है, अब क्रेनिएटा में एक उपसंघ है बेटा वर्टिब्रेटा या कशेरुकी, जिसमें नोटोकोड कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, उसको वर्टिब्रेटा में रखेंगे। एक्रेनिएटा में 2 उपसंघ है, उपसंघ मतलब सब फाइलम, एक यूरोकोर्डेटा है, दूसरा सिफेलोकोर्डेटा। इनमें नोटोकोड कशेरुक दंड में परिवर्तित नहीं होता है। यूरोकोर्डेटा का यह मैं आपको बायोमोलिक्यूल में बताया था, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज समान ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन का कवच पाया जाता है, इसीलिए इसको ट्यूनिकेटा कहते हैं, क्योंकि ट्यूनिसिन पाया जाता है तो ट्यूनिकेटा बोलेंगे। अब बेटा देखो, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा दोनों में मैंने एक लाइन लिखी है कि इनमें नोटोकोड कशेरुक दंड में परिवर्तित नहीं होता है। अब मुझे यह बताओ कि क्या दोनों में सेम पॉइंट होंगे, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन में समझना बेटा देखो कि यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा दोनों में नोटोकोड वर्टिब्रा कॉलम में चेंज नहीं होता है, तो फिर चेंज क्या आ रहा है इन दोनों में? तो पहला पॉइंट पढ़ो कि नोटोकोड में केवल लार्वा की पूंछ में, नोटोकोड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, केवल लार्वा की पूंछ में। देखो लार्वा में मतलब ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना, कि उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर बन रहा है कि लार्वा के अंदर जैसे एक मिनट कि सिर से लेकर के पूंछ तक प्रेजेंट हो, है ना। जैसे मान लो ये कोई एनिमल है, अब इस एनिमल में ये इसका सिर भाग है, यहां पे ये इसका पूंछ भाग है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई सिर से लेकर के पूंछ तक पूरी में नोटोकोड पाई जाती है, केवल पूंछ भाग में नोटोकोड होगी। और सिफेलोकोर्डेटा में सिर से लेकर के पूंछ तक कंटिन्यूअसली नोटोकोड होगी, और वो लार्वा में भी होगी और वयस्क में भी होगी। जबकि यूरोकोर्डेटा में क्या हो रहा है, वयस्क में नहीं बेटा, केवल लार्वा की पूंछ में होती है। शरीर यूरोकोर्डेटा का थैलेनुमा जैसे बोरा होता है ना, बोरेनुमा संरचना, थैलेनुमा संरचना होगी। सिफेलोकोर्डेटा का शरीर मछली समान पार्श्व संपीड़ित। देखो पार्श्व संपीड़ित कैसे बोलेंगे, जैसे ये सरफेस देखो आप, इसको मैं कहूंगा बेटा पृष्ठ अधर सतह से चपटा, ये पृष्ठ अधर सतह से चपटा हो गया। अब इसको ऐसे करके अपन देखें तो ये हो गया पार्श्व रूप से संपीड़ित। तो ऐसे होंगे बेटा इनका बॉडी,
मछली के समान पार्श्व रूप से संपीड़ित। यूरोकोर्डेटा में परिसंचरण खुला प्रकार का है, ओपन टाइप सर्कुलेशन है, यहां पर बंद प्रकार का परिसंचरण है। आपको याद है बेटा जब अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो यूरोकोर्डेटा को अपवाद के तौर पर भी लिखाया था मैंने स्टार मार करके, ठीक है। फिर आगे देखो, हृदय बेटा इसमें अधरीय होगा यूरोकोर्डेटा में, सिफेलोकोर्डेटा में हर्ट नहीं होता है, ठीक है। उत्सर्जन पाइलोरिक या न्यूरल ग्रंथि द्वारा, सिफेलोकोर्डेटा में प्लेटीहेल्मिंथेज के समान उत्सर्जी अंग होते हैं, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइड, ठीक है। आपको देखो मैं इसमें ज्यादा भी नहीं तो ये 3 पॉइंट के लिए कह रहा हूं बेटा कि कम से कम आप ये 3 पॉइंट जरूर याद कर लेना इसमें। एक नोटोकोड के बारे में, एक विशिष्ट बिंदु और एक परिवर्तन, बस 3 पॉइंट याद कर लेना, ज्यादा भी नहीं। तो विशिष्ट बिंदु क्या है, देखो लार्वा स्वतंत्र तैराक व सुविकसित है, जबकि वयस्क कैसा होगा, स्थानबद्ध व अल्प विकसित, जिसमें कोर्डेटा के केवल एक लक्षण युग्मित क्लोम दरार पाया जाता है। देखो मतलब लार्वा जो है उसमें तो तीनों कोर्डेटा के कैरेक्टर हैं, तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर होंगे लार्वा में, ठीक है, और वो स्वतंत्र तैराक अवस्था है, सुविकसित है। वयस्क बेटा स्थानबद्ध है, अल्प विकसित है, और उसमें कोर्डेटा का केवल एक लक्षण पाया जाता है, क्लोम दरार, ठीक है। और सिफेलोकोर्डेटा में इसमें सभी कोर्डेट लक्षण जीवन पर्यंत पाए जाते हैं, इसलिए आपसे इसमें पूछा रहा है कि प्रथम सफल पूर्ण कोर्डेट जंतु कौन सा है, तो आप सिफेलोकोर्डेटा के बारे में बताओगे, है ना। ये प्रथम पूर्ण कोर्डेट जंतु होते हैं, सिफेलोकोर्डेटा को बताएंगे। एग्जाम्पल, अच्छा देखो कायांतरण, यहां पर हो गया रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण, उसको प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। एग्जाम्पल देखो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, साल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। इसका तो केवल एक ही एग्जाम्पल है, ब्रेंकियोस्टोमा कह दो, एम्फियोक्सस कह दो, समुद्री लैंसलेट कह दो, एक ही बात है। बाकी ये 2 एग्जाम्पल और यहां पर पढ़ लेंगे, हर्डमानिया को समुद्री स्क्वर्ट बोलते हैं, और पायरोसोमा को निवही जैव प्रदीप्तिशील, मतलब ये कोलोनियल बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टीज में पाई जाती है ना। कोलोनियल बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कॉलोनी में रहेगा और जैव प्रदीप्ति का गुण पाया जाता है, चमकता हुआ दिखेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको एमिट करता है, ये इस वजह से अपन कह रहे हैं कि जैव प्रदीप्तिशील होता है। अब बताओ बेटा यहां तक के कैरेक्टर में आपको कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं यहां तक के पॉइंट को। देखो बेटा, संघ कोर्डेटा के कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु और युग्मित ग्रसनी क्लोम चित्र, ये सब द्विपार्श्व सम्मित हैं, त्रिकोरकी हैं, प्रगुही प्राणी हैं। अंग तंत्र इस तरह का शरीर संगठन है, इसमें गुदा पश्च पूंछ मतलब पोस्ट एनल टेल बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। ये डायग्राम है बेटा, डायग्राम में आपको ये सब चीजें विशेषकर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कई बार है ना, जैसे इन नाम को इरेज करके आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जैसे मान लो मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं ये कि इसको मैंने ए, यहां पर बी, यहां पर सी और डी नोट किया है ना, तो इनको जरूर आप आइडेंटिफाई कर सको। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे ऊपर वाले को अपन बोलेंगे नर्व कोड, फिर हो गया आपका डी हो गया नोटोकोड, नोटोकोड, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स हो गए, ये हो गया पोस्ट एनल टेल। अब हिंदी वाली एनसीईआरटी में देखो इसका नाम गलत दे रखा है, एक मिनट देखो इसको इरेज करता हूं मैं, इसको मेरुदंड लिख रखा है बेटा यहाँ पे हिंदी वाली एनसीईआरटी में, तो ये गलत लिखा हुआ है मेरुदंड। अपन वर्टिब्रा कॉलम को कहते हैं, है ना, तो इसको मेरुदंड तंत्रिका रज्जु बोलेंगे, ये सही लिखा हुआ है, पृष्ठ रज्जु नोटोकोड को ही बोला जाता है। ये बेटा वो कंपैरिजन है जो एनिलिडा, सॉरी
कोर डेटा में और नॉन कोर डेटा के बीच में कंपैरिजन दे रखा है ये। फिर आगे देखो यहाँ पे, अब ये आगे कह रहा है कि संघ कोर डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 उपसंघों में। और इसके लिए ये टेबल देखो आप एक बार वापस से, इसमें देखो 3 उपसंघ हो गए ना बेटा ये वाले। देखो 2 उपसंघ तो ये हो गए, यूरोकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकोर्डेटा, और एक उपसंघ ये हो गया बेटा वर्टिब्रेटा। तो इसने टोटल बता दिया कि 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब आगे देखो बेटा कि यूरोकोर्डेटा तथा सिफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। सही बात है ना, दोनों को कंबाइंडली प्रोटोकोर्डेटा भी कहता है। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, केवल लार्वा की पूंछ में, जबकि सिफेलोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है, मतलब जीवन पर्यंत होगा। ठीक है, सिफेलोकोर्डेटा में केवल एक एग्जाम्पल है, ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस या लैंसलेट। और यूरोकोर्डेटा में एग्जाम्पल है जैसे एसिड या साल्पा डोलियोलम। ये डायग्राम यहां पर दे रखा है, ये एसिडिया का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ बेटा, आपको वो वहां से भी अगर नहीं समझने में आए तो ये जो मैंने हाईलाइट करके आपको पढ़ाया है यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर, नो। ठीक है, नो सर। अब आगे देखो, अब आगे अपन पढ़ते हैं बेटा यहां पर वर्टिब्रेटा के बारे में। देखो कशेरुकी या वर्टिब्रेटा उपसंघ, इनमें क्या हो रहा है, कपाल व कशेरुक दंड पाए जाते हैं। सही बात है ना बेटा, तभी तो क्रेनिएटा में रखा आपने, है ना, कपाल और कशेरुक दंड पाए जाते हैं। नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। अस्थिल या उपास्थिल, इसमें लिख देता हूं मैं, सभी समुद्री। ठीक है, तो नोटोकोड अस्थिल या उपास्थिल, या तो बेटा ये बोन की बनी हुई वर्टिब्रा कॉलम में या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो जाएगा। उत्सर्जन और पराशरण नियमन वृक्क द्वारा होता है। आपने पढ़ा बेटा 3 प्रकार के वृक्क पढ़े थे हमने, आर्किनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। अब जैसे प्रोनेफ्रिक वृक्क है वो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हो गया। ठीक है, मीजोनेफ्रिक वृक्क पिसीज और एम्फीबिया में हो गया, और मेटानेफ्रिक जो वृक्क है वो रेप्टाइल्स में, एवीज में और मैमल्स में हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब वही किडनी के टाइप्स हो गए, है ना, जो सभी वर्टिब्रेट में होंगे। और आपको याद हो तो मैंने जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था ना, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में उन उत्सर्जन अंगों के बारे में लास्ट में कहा था मैंने कि देखो फाइनली है ना, सभी के अंदर जो वृक्क पाया जाएगा कशेरुकियों के, मैंने अलग अलग नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, आगे कोई टाइप्स वगैरह नहीं बताए, क्योंकि वर्टिब्रेट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। तो उत्सर्जन और पराशरण नियमन वृक्क द्वारा। अधरीय हृदय होगा बेटा, वेंट्रल सरफेस पर हर्ट होता है। ये मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था आपको, है ना, क्या रहता है। पीसी मायोजेनिक हर्ट, मायोजेनिक हर्ट चैम्बर का या 4 चैम्बर का, 2, अब तुम्हें पता होना चाहिए में 3 चैम्बर, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर, पक्षी, और इनमें गमन युग्मित
कहते हैं। जो अपने तो ये युग्मित है, पक्षियों में जैसे पंख हो गए, विंग्स हो गए, वो युग्मित है ना। तो ये युग्मित उपांग द्वारा इनमें गम होगा। अगर मछलियों के संदर्भ में बात करते हैं तो उसमें उनको बोलते हैं बेटा फिन्स, FINS, फिन्स मतलब पकने, जो उनमें तैरने के काम आते हैं। तो देखो हो गए। सभी वर्टिब्रेट कोर्डेट होते हैं, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट में वर्टिब्रा कॉलम नोटोकोड से बनेगा, नोटोकोड है तो कोर्डेटा है। लेकिन सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि सभी कोर्डेट में नोटोकोड वर्टिब्रा कॉलम में रिप्लेस नहीं होता है। अब उपसंग वर्टिब्रेटा को हम दो डिवीजन में उसको क्लासिफाइड करते हैं बेटा, दो प्रभाग में। ये बहुत जरूरी चीज है ना, कि जैसे मैं देखो कर्सर का साइन देखना बेटा, ये डिवीजन लिखा हुआ है, फिर नीचे देखो ये 2 वर्ग क्लास, इधर देखो 2 सुपर क्लास, फिर 4 क्लास, इधर 3 क्लास। तो आपको है ना यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कोई मान लो फ्लो चार्ट दे दिया, अब उन फ्लो चार्ट में कुछ नाम हटा दे, ABCD फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ये पता ही नहीं है कि यार ये डिवीजन है, सब फाइलम है ना, सुपर क्लास है, क्लास है, ये हमें पता रखना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रहना चाहिए बेटा। अब आगे देखो कि 2 डिवीजन है, एक है एगनेथा, एगनेथा जिसमें जबड़े नहीं होते हैं उनको एगनेथा में रखा जाएगा, और दूसरा है नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोमेटा में रखेंगे। तो मानव को किस डिवीजन में रखा जाएगा? नेथोस्टोमेटा में। जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोमेटा में रखेंगे, और जिसमें जबड़े एब्सेंट होते हैं उनको एगनेथा में रखेंगे। अब बताओ यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? ठीक है, अब आगे और कैरेक्टर देखो बेटा। एगनेथा में देखो, एगनेथा में युग्मित उपांग एब्सेंट होते हैं, और बेटा इसमें नोटोकोड चिर स्थायी होती है। चिर स्थायी मतलब परसिस्टेंट होती है नोटोकोड। अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होगा। युग्मित उपांग एब्सेंट है, जबड़े एब्सेंट है, नोटोकोड चिर स्थायी है, उसको एगनेथा में रखेंगे। नेथोस्टोमेटा में युग्मित उपांग प्रेजेंट है, जबड़े प्रेजेंट है, और नोटोकोड बेटा कशेरुक दंड में परिवर्तित हो गया। अब देखो कई बार बच्चों के ये चीज दिमाग में आती है कि सर वर्टिब्रेटा उपसंग में उन जंतुओं को रखा जाता है जिनमें नोटोकोड वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर एगनेथा को इसमें क्यों रखा? क्योंकि एगनेथा में इसमें तो नोटोकोड आप परसिस्टेंट बता रहे हो कि वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है। बेटा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको देखो एक बात बता रहा हूं, उसको याद रखना हमेशा, कि जिन भी एनिमल में अगर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रा कॉलम है, उपास्थि कशेरुक दंड है जो उपास्थि का बना हुआ है, तो आप उन एनिमल्स में नोटोकोड को चिर स्थायी या परसिस्टेंट बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि उपास्थिल मछली। अब उपास्थिल मछली में तो पूरा एंडोस्केलेटन ही उपास्थि का बना होगा, अस्थिल मछली में अस्थि का बना होगा। तो सीधी सी बात है कि उपास्थिल मछली में जो वर्टिब्रा कॉलम होगा वो कार्टिलेज का बना होता है। तो आप उनमें कह सकते हो कि सर इनमें जो वर्टिब्रा नोटोकोड है वो परसिस्टेंट है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग, हैग मछली, पेट्रामाइजोन, तो इनमें भी आप कह सकते हैं कि इनमें जो नोटोकोड होता है ना वो परसिस्टेंट होता है, क्योंकि वो कार्टिलेजिनस बना होता है यहाँ पे। अब बताओ ये बात समझने में आई नहीं आई बेटा? कार्टिलेजिनस होगा उसको आप परसिस्टेंट कहोगे नहीं कहोगे? समझने में आई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ पे? ठीक है, हाँ ये याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना अपने AIATS में भी आए हुए हैं। ठीक है, कि एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि कॉन्ड्रिकथीज जो उपास्थिल मछली है कि इनमें नोटोकोड परसिस्टेंट होता है ना। फिर बच्चे ये देखते हैं कि सर इसमें तो उपास्थि का बना होता है, बेटा उसी को ही परसिस्टेंट बोल देते हैं अपन। तो ये याद रखना है यहाँ पे। अब आगे देखो कि एगनेथा में यहां पर 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, एक ओस्ट्रेकोडर्मी और एक साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी को हम पढ़ेंगे नहीं,
क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं, क्या पढ़ना, साइक्लोस्टोमेटा को हमें पढ़ना पड़ेगा। नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें दो सुपर क्लास है बेटा, पिसीज और टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब उपांग, जिनमें चार उपांग या दो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं उनको टेट्रापोडा बोला जाता है। ठीक है, दो जोड़ी या चार उपांग पाए जाते हैं उनको टेट्रापोडा बोलते हैं। जैसे एम्फीबिया पढ़ेंगे, रेप्टिलिया पढ़ेंगे, एवीज पढ़ेंगे और मेमेलिया पढ़ेंगे। पिसीज में तीन वर्ग है बेटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज। देखो प्लेकोडर्मी क्लाइमेटस ये विलुप्त हो गया, इसको नहीं पढ़ते हैं अपन। कॉन्ड्रिक्थीज पढ़ेंगे और ऑस्टिकथीज के बारे में पढ़ना है। तो मैं ओवरऑल आपको बताऊं, 7 क्लास हमें यहां पर पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। अब बताओ बेटा मुझे, ये जो डिवीजन आया है, यहां तक की बातें इसमें समझने में आई नहीं आई? जीवित सदस्य वास्तविक मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं। समझ कि साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्लास में जितने भी सदस्य इसमें होते हैं वो सारे बाह्य परजीवी होते हैं बेटा, जीवित मछलियों पर या कशेरुकियों पर, है ना, ये बाह्य परजीवी होते हैं। ये आभासी व जबड़े रहित, आभासी व जबड़े रहित मछलियों का समूह है। अब आपसे पूछे कि बेटा आभासी और वास्तविक मछली का मतलब क्या होता है, तो वास्तविक मछली उनको कहेंगे जिनमें दो कैरेक्टर होने चाहिए। पहली चीज कि उनमें युग्मित उपांग होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उनके शरीर पर सल्क होने चाहिए। अगर उनकी बॉडी पर सल्क है, युग्मित उपांग भी है, तो आप उन्हें वास्तविक मछली कह सकते हो। ठीक है, अब ये देखो साइक्लोस्टोमेटा में ना तो इनमें सल्क होते हैं ना इनमें युग्मित उपांग है, इसलिए इनको आप वास्तविक मछली नहीं कह सकते, आभासी मछली कहोगे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अब इनमें कपाल कशेरुकदंड तो पाया जाता है। बेटा कपाल कशेरुकदंड तो हो गई, क्योंकि क्रेनिएटा के मेंबर है यार, ये वर्टिब्रेटा के हैं। कपाल भी है, कशेरुकदंड भी है, लेकिन किसका बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। और अगर कशेरुकदंड उपास्थि का बना हुआ है तो नोटोकोड को परसिस्टेंट बता दो। सल्क नहीं होंगे, जबड़े नहीं होंगे, जबड़े नहीं है तभी तो एगनेथा में रखा बेटा इनको, समझ रहे हो, तभी एगनेथा में रखा, याद रखना इस चीज को। सल्क, जबड़े, युग्मित पखने, अस्थि इनमें नहीं पाई जाती। मुख वर्तुल व चूसक प्रकार का है जिसमें जबड़े नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, एक श्वसन वाला भी इंपॉर्टेंट होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख वर्तुल व चूसक प्रकार का है जिसमें जबड़े नहीं होते हैं, आमाशय नहीं पाया जाता, परिसंचरण बंद प्रकार का होगा। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी गिल्स। बेटा डेटा एक्यूरेट याद रहना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो ये चीज ऐसे नहीं कि उसके आसपास की चीजें याद रखें, ये तो आपको पता रहना चाहिए, पूछा भी जाता है ये। 6 से 15 जोड़ी इसमें गिल्स पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए प्रोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क होते हैं। प्रोनेफ्रिक जानते हो बेटा, आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है, प्रोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क। अब देखो एक बार AIPMT में ये क्वेश्चन आया था, लगभग 2014-15 के आसपास था ये, जब उस साल नीट का एग्जाम नहीं हुआ था। 2013 से नीट का एग्जाम स्टार्ट हो गया था और उस साल नीट का एग्जाम नहीं हुआ था। उस साल 2 एग्जाम हुई थी, एक तो AIPMT का अलग हुआ था और RPMT एग्जाम राजस्थान में अलग हुई थी। तो उस साल AIPMT में ये स्टेटमेंट आया था, एज इट इज स्टेटमेंट। देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा ना कि जो बच्चे डायरेक्ट NCERT से पढ़ के जाते हैं ना, इसलिए वो 100% स्कोर नहीं कर पाते हैं।
अपन कहता है ना कि पेपर देखो, आप 2 साल 3 साल 4 साल का पेपर देख लो, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, ठीक है। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई अभी भी, अब की बार भी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा। आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो तो भी 100% स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, और कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आप लिंक नहीं कर पाओगे चीजों को, और गड़बड़ हो जाता है वहां पे। अभी मैं जो आपको ये स्टेटमेंट बता रहा हूं ना, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से बताऊंगा, और फिर बताना कि देखो कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। उसमें गलत नहीं दे रखा, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन को कम कर दिया वहां पे। इसलिए कहते हैं बेटा नोट्स को पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। चाहे एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो ना, तब भी मैंने यही कहा था, पहले नोट्स पढ़ो, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी चीजें एक्स्ट्रा हैं। तुम्हें यह भी आइडिया हो जाएगा कि नोट्स में से कौन कौन सी चीजों को मुझे एनसीईआरटी में मेंशन करनी है, तो आप लिख लोगे उन पॉइंट्स को वहां पे। और जब फाइनल एग्जाम देने जाएंगे ना नीट का, तो फिर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ के जाओगे, क्योंकि फिर तो पता है अपने को सारी चीजें उसमें लिखी रहेगी। तो ऐसे उसमें मेंशन किया करो आप लोग, है ना। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे तुमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें लिखते जाओ, मेंशन करते जाओ। हिंदी में कोई स्टेटमेंट नहीं समझने में आता है, कोई गलत दे रखा है, तो मोबाइल में इंग्लिश के एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, उसमें से आप देख लो कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्लास में पूछ लो। हो सके तो मैं तो यही कहता हूँ आजकल क्लास में पूछ लिया करो, और डाउट सेशन में पूछ लिया करो। पर डाउट सेशन में तो क्या है, जैसे आज भी डाउट सेशन है, पर आज भी शायद है ना, जो वो RM18 में थोड़ा सिलेबस लैग चल रहा है, तो शायद उनको मैं 2:45 पर या 3 बजे फ्री करूंगा उन बच्चों को, जो क्लास स्टार्ट होगी वो। तो इसलिए क्लास में आप लोग है ना जो ये पूछ लिया करो उसमें। तो अब देखो मैं इस स्टेटमेंट को समझा रहा हूं बेटा, कि AIPMT में ये एक स्टेटमेंट यहां से आया था साइक्लोस्टोमेटा क्लास में, कि इस वर्ग के जो जीव हैं वो समुद्री आवास के होते हैं, और ये है स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। अब जो इनमें जो वयस्क है ना बेटा, वयस्क जीव हैं, ये वयस्क जीव प्रवास करते हैं प्रजनन काल में, प्रजनन काल में ये समुद्र से स्वच्छ जल में चले जाते हैं। इस प्रवास को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। और स्वच्छ जल में यहां पर अंडे देते हैं, निषेचित अंडे, अंडों से लार्वा निकलेगा, लार्वा का कायांतरण हुआ यहां पर, मतलब वयस्क में चेंज हो गया। अब लार्वा ये जो कायांतरण होने के बाद में पुनः समुद्री जल में लौट आए, इसको कहते हैं हम कैटाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन। और इस लार्वा का नाम भी उसमें दिया हुआ था एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा। अब देखो क्या स्टेटमेंट था, कि इसमें जो वयस्क हैं वो प्रजनन काल में स्पावनिंग, स्पावनिंग मतलब मैथुन क्रिया के लिए समुद्री जल से स्वच्छ जल में चले जाते हैं, जहां पर वो प्रजनन करते हैं, और उसके कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जो वयस्क है ना वो समुद्र से स्वच्छ जल में जाएंगे, स्वच्छ जल में प्रजनन करेंगे, प्रजनन के कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनके निषेचित अंडों से लार्वा कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में लौट आता है, जिसका नाम एमोसीट लार्वा है। अब बताओ निम्न में से ये कथन, मतलब ये कथन निम्न में से किस एग्जाम्पल के लिए सूटेबल होता है? तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक पढ़ते हो बेटा पेट्रामाइजोन, और एक पढ़ते हो आप हैग मछली। बस 2 ही एग्जाम्पल पढ़ाते हैं बेटा इसमें हम, है ना। एक तो पेट्रामाइजोन पढ़ाता है, एक हैग मछली पढ़ाते हैं, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोनों। ये दोनों बेटा साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल हैं। अब उसमें है ना, जो बच्चे या तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे प्रश्न को, या फिर दोनों को करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है ना, कि प्रत्यक्ष परिवर्तन किसमें होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन किसमें होता है। अगर आपको ये पता है ना कि सर देखो पेट्रामाइजोन में अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, तो आप बिल्कुल पेट्रामाइजोन पर टिक करोगे।
अब हमें पता ही नहीं है कि हैग मछली पेट्रामाइजोन है तो साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल, ये भी हमें पता है कि एमोसिट लार्वा साइक्लोस्टोमेटा का होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इन दोनों में से किसका ये लार्वा होता है, तो या तो छोड़ेंगे या गलत करेंगे, इसलिए ये सब चीजें देखी जाती है। अब एक बार यहां से देखना बेटा इसको, इसमें जो स्टेटमेंट क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, ये जंतु समुद्री हैं लेकिन स्पावनिंग हेतु स्वच्छ जल में चले जाते हैं। स्पावनिंग मतलब मैथुन क्रिया, तथा कुछ दिनों बाद मर जाते हैं, लेकिन इनका लार्वा कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में लौट आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आया था। तो समुद्री जल से स्वच्छ जल में जो प्रवास होता है बेटा उसको एनाड्रोमस प्रवास कहते हैं, और जो स्वच्छ जल से समुद्री जल में प्रवास होता है वो कैटाड्रोमस कहते हैं। इसके दो एग्जांपल है बेटा, देखो ये रहे, एक पेट्रामाइजोन लेम्प्रे, दूसरा हैग मछली मिक्सिन। तो पेट्रामाइजोन समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों जल में पाया जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, इसका लार्वा एमोसीट है। हैग मछली केवल समुद्री है, इसमें प्रत्यक्ष परिवर्तन है। अब बताओ, इसमें आप नहीं बता सकते कि यह पेट्रामाइजोन आएगा या हैग मछली आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, पेट्रामाइजोन में ये जो लार्वा है वो सिफेलोकोर्डेटा और जो साइक्लोस्टोमेटा के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि उसमें सिफेलोकोर्डेटा के भी कैरेक्टर होंगे और प्रथम पूर्ण कोर्डेट जंतु सिफेलोकोर्डेटा, प्रथम जबड़े युक्त मछली क्लाइमेटस, क्लाइमेटस प्रथम जबड़े युक्त मछली है, और सिफेलोकोर्डेटा प्रथम पूर्ण कोर्डेट जंतु है। एनसीईआरटी से देखते हैं एक बार, देखो बेटा कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जु की भी है, किंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है, जो मैंने लिखा ना कि अधरीय हृदय और पेशी जनित हृदय, मायोजेनिक वेंट्रल हार्ट, जिसमें 2 या 3 या 4 चैम्बर होंगे। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं, मतलब पराशर नियमन, एक ही बात है, जल संतुलन पराशर नियमन। पख, फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। फिर आगे देखो बेटा, वर्टिब्रेटा को निम्न तरह से आप विभाजित कर सकते हो। देखो वर्टिब्रेटा के डिवीजन, अब डिवीजन क्या है बेटा, एनेथोस्टोमेटा जबड़ों का अभाव और नेथोस्टोमेटा जबड़े उपस्थित। कोई बात नहीं है ना, मैंने वहां पर एग्नेथा लिखाया है, ये एनेथोस्टोमेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कंफ्यूज मत होना, मैं लिख दूंगा उसमें एनेथोस्टोमेटा। वर्ग देखो, बाकी इसको बेटा वैसे यही कहा जाता है, एग्नेथा ही कहा जाता है, शायद इंग्लिश वाले में एग्नेथा ही दे रखा होगा वहां पे। ये देखो क्या लिख रखा है, एग्नेथा, एग्नेथा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप यही ध्यान रखना। फिर आगे देखो, इसका वर्ग साइक्लोस्टोमेटा 1 है, ठीक है। इसमें देखो फिर पिसीज पक उपस्थित, वर्ग कॉन्ड्रिक्थीजोस्टिक थी, टेट्रापोडा चतुष्पाद, पाद उपस्थित, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ता है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, यही स्टेटमेंट पीएमटी में आया हुआ है, नीट में। फिर इसका शरीर लंबा होता है, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र, बिना जबड़ों का, चूसक तथा वृत्ताकार मुख हो गया, शरीर में सल्क तथा युग्मिक पंखों का अभाव हो गया, कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होते हैं, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में या स्वच्छ जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं और इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। एग्जाम्पल पेट्रामाइजोन लेम्प्रे और मिक्जिन हैगफिश। यही तो एज इट इज आया था स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर, लेकिन बताओ ना तो लार्वा का नाम बता रखा है और ना ये बता रखा है कि कौन सा किस तरह से होगा। ये है बेटा पेट्रामाइजोन का डायग्राम। बेटा प्लीज डायग्राम सारे आप एनसीईआरटी से फॉलो करना। अब बताओ आपको यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई? चलिए एक बार वापस बताना, साइक्लोमेटा वर्ग के सभी प्राणी जो होते हैं वास्तविक मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। हाँ, तो बाह्य परजीवी होता है ना, उनके बाहर की तरफ रहते हैं उनके,
उनकी बॉडी के बाहर की तरफ रहेंगे। सर उनकी बॉडी पे रह के पोषण करते हैं मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोषण लेते रहते हैं उनकी बॉडी से। ओके सर। आगे देखो बेटा, फिर बताओ यहां तक की चीजें क्लियर हुई नहीं हुई आपके? कोई डाउट है बेटा इसमें? जी सर। नो सर। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो बेटा। देखो सुपर क्लास स्पीसीज, देखो बेटा स्पीसीज सुपर क्लास स्टडी ऑफ फिश, मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी फिश की स्टडी को कहते हैं। मछलियों का स्वर्णिम युग है बेटा डिवोनियन काल, डिवोनियन पीरियड इनका गोल्डन एरा है। देखो गोल्डन एरा का मतलब है कि जैसे पहले तो आप ये समझ लो कि काल कल्प क्या होता है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले, 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक क्या क्या घटनाएं पृथ्वी के ऊपर हुई है, उनको वैज्ञानिकों ने उस समय को ऐसे 6 महाकल्प में डिवाइड कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि मान लो कि जैसे 100 साल का या 1000 साल का कोई इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो उस 1000 साल के इतिहास को मैंने याद करने के पर्पज से अच्छे से क्या किया कि उसको मैंने 100 साल के 10 महाकल्पों में बांट दिया कि इस 100 साल में क्या हुआ है, इस 100 साल में क्या हुआ, ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। फिर ये 100 साल का एक महाकल्प हो गया, उस महाकल्प को फिर और आगे मैंने 10-10 साल के 10 स्लॉट में डिवाइड कर दिए, तो उसको मैंने कह दिया कल्प, है ना, कि अब इन पर्टिकुलर 10 साल में क्या हुआ है घटनाएं। फिर 1 साल का मैंने रख दिया युग। तो ऐसे पता है कि ऐसे जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने पृथ्वी के इतिहास को मतलब उत्पत्ति से लेकर के आज तक क्या क्या घटनाएं हुई है उनको 6 महाकल्पों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। और उन महाकल्पों को फिर आगे कल्प में और कल्प को फिर आगे युग में बांट दिया। तो जैसे एक पैलियोजोइक महाकल्प था, उस पैलियोजोइक महाकल्प में जो डिवोनियन पीरियड है, उस डिवोनियन कल्प में मछलियों का मतलब मछलियों की संख्या, इनकी जो नंबर है वो काफी ज्यादा स्प्रेड कर गए थे। डिवोनियन से पहले सिल्यूरियन आता है, या आपको इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सिल्यूरियन में तो इनकी उत्पत्ति हुई और डिवोनियन में इनकी संख्या बढ़ गई, तो उसी को गोल्डन पीरियड बोला गया, स्वर्णिम युग बोला गया, ठीक है। यह वास्तविक मछलियों का समूह है बेटा जिनमें युग्मित पखने और सल्क दोनों पाए जाएंगे। ध्यान रखना युग्मित पखने भी होते हैं, सल्क भी होते हैं। सल्क मछलियों का बाह्य कंकाल है, मछलियों का बाह्य कंकाल है जो मीजोडर्मल होता है, डर्मिस से उत्पन्न होता है, जबकि रेप्टाइल्स में एक्टोडर्मल होता है। आपको बताया भी था मैंने ये पहले, एक्सो एंडोस्केलेटन ह्यूमन में पढ़ा था, तब मैंने उनमें कंपैरिजन भी करके बताया था कि एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल एक्टोडर्मल होते हैं, लेकिन मछलियों में अपवाद स्वरूप ये मीजोडर्मल होते हैं। फिर आगे देखो बेटा, ये कैटफिश, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, और कैटफिश, ये 2 मछलियां ऐसी है जो है तो बेटा वास्तविक, लेकिन इनमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। फिर भी ये ट्रू फिश है क्योंकि इनमें युग्मित पखने होते हैं, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको वास्तविक मानोगे। लेकिन ये एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप इनमें किसी प्रकार के सल्क नहीं पाए जाते हैं, कैटफिश में और टॉर्पीडो में। इलेक्ट्रिक रे, विद्युत मीन, विद्युत मछली कहता है टॉर्पीडो को, ठीक है। तो अब देखो सर एक बार वापस बताना सर, ये क्या कैटफिश वाला किसमें सल्क अरे एब्सेंट होते हैं।
हाँ तो सल्क एब्सेंट होते हैं इनमें, बाकी युग्मित पखने होते हैं, है ना। सल्क एब्सेंट है, युग्मित पखने होते हैं, इसलिए वास्तविक मछली कह रहे हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप होता है कि इसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। अब देखो बेटा, सुपर क्लास स्पीसीज को दो क्लास में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। सुपर क्लास स्पीसीज को दो क्लास में वर्गीकृत किया गया है। एक मिनट देखो, मैं ये कुछ पार्ट इसमें आपको बना करके समझा दूंगा मैं अभी। ताकि फिर अलग से नहीं बना के बताना पड़ेगा, वो यहीं पर ही समझ लेंगे हम। देखो बेटा, सुपर क्लास स्पीसीज को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। अब दो सब क्लास कौन सी है? एक है बेटा इसमें कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरी है ऑस्टिकथीज। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने कंपैरिजन कर रखा है दोनों में। कि देखो बेटा, कॉन्ड्रिक्थीज में तीसरा लक्षण पढ़ो आप, तीसरा लक्षण पढ़ो। कॉन्ड्रिक्थीज में अंतः कंकाल उपास्थि का बना होगा और ऑस्टिकथीज में अंतः कंकाल अस्थि का बना होगा। इसलिए कॉन्ड्रिक्थीज को आप उपास्थिल मछली भी कहते हो, क्योंकि अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है, और इनको अस्थिल मछली भी कहते हैं क्योंकि इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। आई बात समझने में? बाकी बेटा, उपास्थिल मछली को इलास्मोब्रैंक और अस्थिल मछली को टीलोस्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके अदर नेम हो गए। तो इनका जो सामान्य नाम रखा गया है ना, वो इनमें अंतः कंकाल के आधार पर रखा गया है। आवास देखो बेटा, आवास इसमें केवल समुद्री आवास की होगी। जो उपास्थिल मछलियां होती है ना, वो स्वच्छ जल में नहीं पाई जाती, केवल समुद्र में रहती है। और जो अस्थिल मछली होती है वो समुद्र में भी रहती है और स्वच्छ जल में भी रहती है, दोनों आवास में पाई जाती है। बाह्य कंकाल देखो बेटा, अंतः कंकाल तो उपास्थि और अस्थि का बना है। बाह्य कंकाल देखो, बाह्य कंकाल क्या होता है बेटा? सल्क होते हैं ना। अब सल्क देखो कैसे होंगे। सबसे पहले इधर देखो, साइक्लोइड सल्क। साइक्लोइड सल्क बेटा ऐसे चपटे सल्क होता है, ऐसे। पहले आप, जैसे अपन छोटे थे तो ऐसे डायग्राम बनाते थे ना, तो मछलियों में ऐसे ऐसे सल्क बना देते थे, ठीक है। जैसे इस तरह से मान लो कि अपन कोई डायग्राम बना रहे हैं जैसे मछली का, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे ना अपन, ये साइक्लोइड सल्क बना देते हैं अपन। ये साइक्लोइड सल्क होता है, छोटे बच्चे भी बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये साइक्लोइड सल्क बना देते थे। तो ये साइक्लोइड सल्क होते हैं। और टीनोइड सल्क देखो बेटा, टीनोइड सल्क ऐसे दंतुरनुमा होंगे, ऐसे टीथ लाइक दंतुरनुमा होता है टीनोइड सल्क ऑस्टिकथीज में। और कॉन्ड्रिक्थीज में देखो बेटा, यहां भी दंतुरनुमा सल्क होते हैं, है ना, यहां भी दंतुरनुमा सल्क है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो प्लेकोइड सल्क है उसके नीचे गर्त भी पाया जाता है। तो गर्त को देखो मैं इस तरह से प्रदर्शित कर रहा हूं यहां पर। अब टीनोइड में और प्लेकोइड में आप अंतर देखो, ठीक है। टीनोइड में और प्लेकोइड में आप अंतर देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है, क्या अंतर दिख रहा है? नीचे की तरफ मुड़े होते हैं लिक्विड। नहीं, अरे टीनोइड के अंदर भी दंतुरनुमा है, प्लेकोइड में भी दंतुरनुमा है, दांतनुमा सल्क है दोनों। लेकिन प्लेकोइड में यहां पर गर्त पाया जाता है, सल्क के नीचे गर्त पाया जाता है, और उसमें सल्क के नीचे गर्त नहीं पाया जाता, पिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपने त्वचा पे रोम है, रोम के नीचे देखो आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे, वो गर्त होते हैं। इस तरह से इनके सल्क के नीचे पिट पाए जाते हैं, उसमें नहीं पाए जाएंगे। आगे देखो बेटा, अब एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट यहां पर दे रखा है कि दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित होते हैं, ठीक है। कि जो टीथ होते हैं ना बेटा, वो टीथ जो प्लेकोइड स्केल्स की फॉर्म में मॉडिफाइड हो गए। अब वो टीथ मत समझना आप उसको, इनका शेप टीथ का जैसा है, दांत के जैसी आकृति होती है, दंतुरनुमा होते हैं। तो देखो,
दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित हो गए और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। पीछे की ओर मुड़े होते हैं मतलब इस तरह से होंगे बेटा, जैसे मान लो कि ये कोई मछली है इस तरह से, तो ये इस तरह से होंगे, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, समझ गए, इस तरह से। तो ये होते हैं बेटा यहां पर पट्टाभ सल्क, प्लेकोइड सल्क को ही हिंदी में बोलते हैं बेटा पट्टाभ सल्क। मुख बेटा अधर सतह पर होगा, अधर सतह पर मुख देखो, जैसे मैं इनका डायग्राम बनाऊं मछली का, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम में बनेगी। इस तरह से। अब इसका मुख देखो बेटा किस साइड में है, अधर सतह पर है ना। और यहां पर देखो आप अस्थिल मछली में देखना, देखो कहां पर बना रखा है माउथ, अंत्यस्थ सिरे पर, अरे टर्मिनल एंड पर, आगे की तरफ टर्मिनल एंड पर बना रखा है। फर्क समझने में आया? आगे देखो बेटा, फिर गिल्स देखो 5 से 7 जोड़ी, बेटा बिल्कुल एक्यूरेट डेटा याद करना है ना। 5 से 7 जोड़ी गिल्स होंगे और यहां पर होंगे बेटा 4 जोड़ी गिल्स, 4 जोड़ी। बताओ साइक्लोस्टोमेटा में कितने जोड़ी गिल्स होते हैं? 6 से 15। 6 से 15। और कॉन्ड्रिक्थीज में कितने होंगे? कॉन्ड्रिक्थीज में 5 से 7। और उसमें कितने होंगे? 4 जोड़ी। अब देखो बेटा, एयर ब्लेडर वायुआशय उत्प्लावकता प्रदान करने में और तैरने में सहायक, उत्प्लावकता प्रदान करता है, तैरने में सहायक होता है एयर ब्लेडर या वायुआशय, जो उपास्थिल मछली में एब्सेंट है और अस्थिल मछली में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होते हैं बेटा? एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर वायुआशय है जिसमें हवा भरी रहती है। जैसे मान लो कि अपन कभी, मतलब आपने देखा होगा या फिर कभी गए होंगे जैसे स्विमिंग पूल में, या फिर कभी देखा होगा ऐसे कि जैसे ये टायर की ट्यूब होती है ना, गाड़ी के पहिए में जो टायर में ट्यूब आती है, तो उसमें हवा भर करके उसमें लगा दिया जाता है ना, ताकि वो डूबे नहीं। तो वो उस तरह से एयर ब्लेडर काम करता है। एयर ब्लेडर भी वैसे ही काम करेंगे। तो अस्थिल मछली में एयर ब्लेडर पाए जाते हैं, उपास्थिल मछली में एयर ब्लेडर नहीं होंगे। तो इनसे क्या फर्क पड़ेगा? इनसे ये फर्क पड़ेगा कि अस्थिल मछली बेटा डूबेगी नहीं कभी भी। अब हम ये सोच यार मछलियां भी डूबती है क्या पानी में? बिल्कुल डूब जाती है ये भी। कि उपास्थिल मछली को डूबने से बचने के लिए उसको लगातार तैरते रहना पड़ता है। अगर वो स्थिर रह गई ना एक जगह पर, तो नीचे बॉटम में चली जाएगी, पैंदे में चली जाएगी वो। इसलिए उसको डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ेगा। जबकि अस्थिल मछली एक जगह पर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो डूबेगी नहीं, क्योंकि उसमें एयर ब्लेडर है जो उसको उत्प्लावकता प्रदान कर रहा है। ठीक है। और इससे पहले एक कैरेक्टर बताया है ऑपरकुलम। ऑपरकुलम आपको याद है, सिलेंट्रेटा में मैंने दंश कोशिका में बताया था कवर को कहते हैं। तो यहां भी ऑपरकुलम का मतलब होता है प्रच्छद। प्रच्छद मतलब कवर। जैसे मान लो बेटा ये गिल्स है, तो इन गिल्स के ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम ओपरकुलम कह रहे हैं। तो ये देखो यहां पे ये 7वां पॉइंट पढ़ो बेटा, ओपरकुलम, और 8वां पॉइंट एयर ब्लेडर। तो ओपरकुलम और एयर ब्लेडर उपास्थिल मछली में एब्सेंट होते हैं और अस्थिल मछली में ओपरकुलम एयर ब्लेडर दोनों पाए जाते हैं। बताओ समझने में आई नहीं आई बात? ठीक है। 9th नंबर का पॉइंट देखो बेटा, 90 नंबर का पॉइंट क्लेश पर। हाँ जी सर, उत्प्लावकता मतलब? उत्प्लावकता नहीं जानते हो? है अभी तक तो उत्प्लावकता तो पता होना चाहिए। देखो अपन ने भी एक बार डिस्कस किया था कि अपने ब्रेन को उत्प्लावकता प्रदान करता है। बताओ कौन प्रदान करता है? सीएसएफ प्रदान करता है। अभी आपके केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं आया एक बार भी बुयोएंसी फोर्स? आ गया सर।
आया था फिजिक्स में। हाँ, तो क्या होता है बताओ फिर, अब आप लोग डिफाइन करो। जो सरफेस है ना उसमें बढ़ा देते तो वो फ्लूइड उसको उत्प्लावकता प्रदान करता है, मतलब हाँ, डूबने तो से ये बचाता है। अरे जैसे पता मान लो कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना, तो सरफेस जैसे कोई मतलब एक एग्जांपल है कि जहाज मान लो पानी के ऊपर तैर रहा है और कितना भारी भरकम होता है, और एक छोटी सी आलपिन आप समुद्र में डालोगे तो डूब जाएगी, कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जो पानी है वो ऐसे ऊपर की तरफ प्रेशर लगा के रख रहा है, तो उसको उठा करके रखता है ऊपर की तरफ, वो उत्प्लावक बल हो गया यहाँ पर, ब्यूयोएंसी फोर्स। आगे देखो बेटा, अच्छा मुझे ये बताओ, ये 8वें पॉइंट तक क्लियर था बेटा सब बच्चों के, कोई डाउट नहीं है इसमें? 7वां 8वां पॉइंट, नो सर। 9 और 10वें नंबर का पॉइंट देखो, क्लेस्पर। क्लेस्पर नर में पैल्विक फिन पर मैथुन अंग पाए जाते हैं, और अस्थिल मछली में क्लेस्पर एब्सेंट होते हैं। तो पहले तो ये पैल्विक फिन वगैरह क्या होता है उनको समझ लो। तो देखो आपको एक डायग्राम बता रहा हूं मैं यहां पर मछली का। देखो बेटा, मछली पे कौन कौन से फिन्स होते हैं? तो एक तो देखो, जैसे अपने में ये यहां पर अंश मेखला होती है ना बेटा, ये वाली बिल्कुल सिर के पास में है ना, तो यहां पर इस जगह पर इसमें पखने होंगे इस तरह से। इस तरह से पखने होते हैं बेटा इसमें। ऐसा इधर भी निकला होगा, यहां पर भी ये अपने जैसे अंश मेखला होती है उस तरह से यहां पर होगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन या अंश पखना, ये अंश पखना होगा। और फिर अपने में जैसे श्रोणी मेखला होती है उस तरह से इनके भी जो श्रोणी भाग होता है उसमें पीछे की तरफ पूंछ के पास में यहां पर ऐसे बिल्कुल बेटा एक जोड़ी होगा, इसको बोलते हैं श्रोणी पखना, पैल्विक फिन। पैल्विक फिन या इसको आप श्रोणी पखना पखना भी कह सकते हो। अब बताओ बेटा, ये जो दोनों फिन हैं ये युग्मित है नहीं है? यस सर। है ना, युग्मित है। अब आगे देखो फिर, एक इसकी जो पृष्ठ सतह होती है, इसके पृष्ठ सतह में यहां पर पृष्ठ सतह में बीच में यहां पर एक पखना होगा, देखो सिंगल है बेटा, केवल बीच में है पृष्ठ सतह पर, तो इसको बोलते हैं बेटा मिड डोर्सल फिन। मिड डोर्सल फिन, मध्य पृष्ठीय पखना। और एक इसके बेटा पूंछ वाले भाग में यहां पर एक पखना होगा, और इसको बोलते हैं कोडल फिन, पुच्छीय पखना। अब बताओ, ये जो मिड डोर्सल और कोडल फिन है ये दोनों अनपेड हुए नहीं हुए? ठीक है, तो ये पखने समझने में कौन सा कहां पर किस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वीडियो में देखो, जैसे मान लो कि ये इसमें ये पैल्विक फिन है, ये साइड में इस तरह से ये वाली अंगुलियां ये जो है ना साइड में, आप इनको पैल्विक फिन मान लो यहां पे। तो इस पैल्विक फिन पे यहां पर क्लेस्पर होता है बेटा, यहां पर क्लेस्पर होगा, इस जगह पर क्लेस्पर होगा। जैसे ये फीमेल है तो ये मेल है, तो मेल ने क्लेस्पर के द्वारा अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिए। बताओ निषेचन कैसा होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। अरे पागलो, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल कैसे होगा? फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफर कर दिए तो एक्सटर्नल कैसा होगा? ठीक है, तो ये आंतरिक निषेचन हो जाएगा। यहाँ पे हंसी हो रही है फिर, है सही बोला, आंतरिक निषेचन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों होगा बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि इसमें मैथुन अंग क्लेस्पर पाया जाता है। क्लेस्पर का काम होता है स्पर्म को ट्रांसफर करना फीमेल बॉडी में। जैसे मेल में पेनिस, ये कोपुलेटरी ऑर्गन मैथुन अंग है ह्यूमन में,
उस तरह से इनमें क्लेस्पर होते हैं जिसको कॉपुलेटरी ऑर्गन मैथुन अंग कहते हैं, स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। तो देखो बेटा ये हो गया यहाँ पर मैथुन अंग, क्लेस्पर जो पैल्विक पखने पर पाए जाते हैं, नर में होंगे, ध्यान रखना, और उपास्थल मछली में, अस्थिल में नहीं होगा। फिर आगे देखो बेटा 10वें नंबर का कैरेक्टर एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, तापग्राही है, उपास्थल में प्रेजेंट, अस्थिल में एब्सेंट। बाकी सारे पॉइंट देखो बेसिक है, जैसे अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली। बेटा याद है आपको जो क्रेनियल नर्व पढ़ी थी आपने, है ना, एमनियोटा, एन एमनियोटा, है ना, एन एमनियोटा, जिसमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं होती है। तो एन एमनियोटा में कौन कौन सा है कि पिसीज और एम्फीबिया, ये एन एमनियोटा होता है बेटा। 10 जोड़ी कपाली तंत्रिका याद है, और एम्फीबिया रेप्टिलिया और रेप्टिलिया, एबीज और मेमेलिया, ये कैसे हो गए? एमनियोटा। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका। तो देखो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर दोनों एन एमनियोटा, 10 जोड़ी कपाली तंत्रिका है, मीजोनेफ्रिक वृक्क है बेटा दोनों में, 2 कक्षीय हृदय होगा, दोनों असमतापी हैं। असमतापी को आप कोल्ड ब्लेडेड, पोइकिलोथर्मल, एक्टोथर्मिक भी कह सकते हो, ठीक है। एक्टोथर्मिक का मतलब क्या होगा? एक्टोथर्मिक को और एक सिरा छोटा होगा, देखो इस तरह से, तो ऊपर वाला बड़ा या नीचे वाला छोटा, ठीक है। तो इस तरह से हेटेरो सर्कल में अगर इक्वल होते हैं उसको होमो सर्कल बोलते हैं। डाइफाई सर्कल में पूंछ में ये दोनों सिरे बिल्कुल एक दूसरे से पृथक विभेदित होते हैं, इसको डाइफाई सर्कल बोलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ बेटा यूरिया होता है इसमें। उपास्थल मछली में, अस्थिल मछली में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया और TMAO। TMAO का पूरा नाम पता है? ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। निषेचन बेटा आंतरिक है, उपास्थल मछली में आंतरिक निषेचन और अस्थिल मछली में बाह्य निषेचन। अस्थिल मछली अंडज होती है, ठीक है, अंडज, और उपास्थल मछली जरायुज या अंड जरायुज होगी। अब मुझे ये बताओ कि अंडज में और जरायुज में फर्क समझने में आता है? हाँ सर, जरायुज में तो जो अंडे देते हैं वो अंडज, और जरायुज में तो अंडे देते हैं, अंडज में शिशु को जन्म देते हैं। नहीं सर, जरायु को अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, अंडज अंडे देते हैं। अंडज अंडे देते हैं। किस प्रकार के अंडे देंगे, निषेचित या अनिषेचित? निषेचित। नहीं, दोनों प्रकार के, ठीक है। जैसे पक्षी है, अब पक्षी अंडज है, यस सर। है ना, तो वो कैसे अंडे देते हैं, निषेचित या अनिषेचित? निषेचित, क्योंकि उनमें आंतरिक निषेचन होता है। जैसे अस्थिल मछली अंडज है, ये कैसे अंडे देगी? बाह्य निषेचन हो रहा है, बाद में निषेचन होगा ना अंडे देने के बाद में, इसलिए। अब एक चीज और बताओ मुझे, जरायुज भी पता है, अंडज भी पता है, अंड जरायुज क्या होता है? जो सर दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। यस सर। अरे वाह भाई, अरस्तु हो, कहाँ थे तुम लोग इतने दिनों तक? सर जिसमें अंडे में से डायरेक्ट बच्चा निकल जाता है, जैसे डायनासोर का जैसे था। अंडे टाइप में बच्चा निकलता है। इधर सुनो, देखो मेरी बात। चलो एक चीज मुझे ये बताओ कि प्लेसेंटा किसमें होना चाहिए? प्लेसेंटा क्या होता है ये बताओ पहले। क्या होता है? जो नाभि को माता से जोड़ती है, जो भ्रूण को माता से जोड़ता है ना, माता के शरीर से कनेक्ट करता है, पोषक पदार्थ ट्रांसफर होंगे प्लेसेंटा के द्वारा। तो किसमें होना चाहिए प्लेसेंटा, अंडज में या जरायुज में? जरायुज में, ठीक है। अब सुनो, देखो अंड जरायुज में सुनो कि अंड जरायुज क्या करता है कि जैसे ये जो उपास्थल मछली है, ये अंड जरायुज है बेटा। अंड जरायुज का मतलब क्या होगा कि पहले, मतलब जैसे जो निषेचित अंडे हैं ना, तो ये अपने शरीर के बाहर नहीं निकालते हैं,
निषेचित अंडे, ये मादा निषेचित अंडों को अपने शरीर के अंदर ही रख लेती है। समझने में आई बात कि ये जो निषेचित अंडे हैं उनको बाहर नहीं निकाल रही है, बल्कि निषेचित अंडों को अपने शरीर के भीतर रख लेती है। अब उन अंडों का प्रस्फुटन उसकी बॉडी के अंदर ही होता है ना। अंडे उसकी बॉडी के अंदर ही फूट जाएंगे और उनमें से जो शिशु है, शिशु अवस्था है, वो उनसे बाहर निकलती है। अब उन शिशु को ये जन्म देती है फिर, इसलिए इसको अंड जरायुज कहते हैं। अब आप ये देखो कि सर देखो जैसे ह्यूमन में है, अब ह्यूमन में भी तो ऐसा ही होता है कि ह्यूमन में जैसे मान लो कि जो फीमेल में जो एग ले किए जा रहे हैं, अंडोत्सर्ग होता है तो अंडे उत्सर्ग हुआ, निषेचन हुआ तो फीमेल उसको बॉडी के अंदर ही रिटेन कर लेती है। लेकिन उसमें प्लेसेंटा होता है बेटा, और इनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता प्लेसेंटा? क्योंकि यहां पे उस भ्रूण का परिवर्तन अंडे के अंदर होता है, और मानव में भ्रूण का परिवर्तन अंडे में नहीं होता है, क्योंकि अंडे में पीतक ही नहीं है। समझ रहे हो? तो अंड जरायुज क्या होते हैं? अंड जरायुज जिसमें निषेचित अंडों को मादा अपने शरीर के भीतर रख लेती है, और भ्रूण का परिवर्तन अंडे के अंदर ही होगा, और परिवर्तन होने के बाद जब अंडा फूटता है उससे शिशु बाहर निकलेगा, उस शिशु को मादा जन्म देती है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये जरायुज है। आप पूरी प्रोसेस को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो अंडज ही है। बस फर्क इतना सा है कि देखो जैसे मान लो पक्षी है, अब पक्षी ने निषेचित अंडे बाहर रखे, परिवर्तन अंडे के अंदर हो रहा है, अंडे से शिशु अवस्था बाहर निकली। इन्होंने क्या किया? निषेचित अंडों को शरीर में रखने दिया, बाहर नहीं निकाला, अंडे के अंदर ही परिवर्तन हुआ और अंडे से फूट के शिशु अवस्था बाहर निकली और उसको ये जन्म दे रहे हैं। फर्क क्या हुआ? बस इतना सा ही तो फर्क है, उसने अंडे को बाहर निकाल दिया, इसने बॉडी में रिटेन करके रखा, बाकी प्लेसेंटा नहीं पाया जाएगा। समझे अंड जरायुज क्या होते हैं? सर अब आगे देखो सर, मुर्गी में जो अंडे होते हैं वो अनिषेचित होते हैं, निषेचित होते हैं? मुर्गी में निषेचित होते हैं अंडे, निषेचित ही होते हैं। हाँ। और बाकी ये जो लोग बाग खाते हैं ना ये अंडे वगैरह, तो वो अनिषेचित होते हैं। और वो अनिषेचित इसलिए होता है क्योंकि उनमें मतलब कि उसको ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे मेडिसिन इस टाइप के हार्मोन से उसको स्टिमुलेट करते हैं उस प्रोसेस को अंडे देने के लिए। ठीक है, तो जो ये फार्मी अंडे वगैरह आते हैं ना, तो वो अनिषेचित होता है, उसको एक अलग प्रक्रिया होती है, उसको ऐसा स्टिमुलेट किया जाता है उसमें अंडे बनने की प्रक्रिया को, ताकि वो उसको एग को ले कर सके, वो अनफर्टिलाइज्ड होंगे फिर। ठीक है, ओके सर। फिर आपने इलास्मो ब्रैंक में वो सूडो ऑस्मो कन्फर्मर बताया था ना? हाँ फिर उसमें एक बार वापस समझा दो थोड़ा सा। सूडो ऑस्मो कन्फर्मर, सूडो ऑस्मो रेगुलेटर, मतलब जैसे मान लो कि पहले जैसे आप बाह्य माध्यम की पराशण सांद्रता बढ़ेगी तो इनकी भी पराशण सांद्रता बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं सूडो ऑस्मो कन्फर्मर, सूडो ऑस्मो रेगुलेटर। देखो उपास्थिर मछली के उदाहरण, इनमें शार्क व रे मछली सम्मिलित है। शार्क व रे मछली, शार्क और रे में क्या फर्क होता है? शार्क ये समुद्र की सतह पर रहती है, और जो रे मछली वो समुद्र के पैंदे में, बॉटम में रहेगी, मतलब गहराई में रहेगी। शार्क का शरीर पार्श्व रूप से संपीड़ित होता है, इस तरह से होगा शार्क की बॉडी, और जो रे मछली है उसकी बॉडी ऐसे होती है, वो पृष्ठ अधर सतह से चपटी होती है, और शार्क पार्श्व रूप से संपीड़ित होती है। शार्क की खुरदरी त्वचा को सैग्रीन कहते हैं। याद रखना बेटा, सैग्रीन क्या होता है? सैग्रीन शार्क की जो रफ स्किन होती है उसको बोलते हैं, जो पॉलिश करने में काम आती है, पॉलिशिंग में काम आती है। ठीक है, पॉलिशिंग में काम आती है। इनके अंडों के बाहर कवच को मरमेड पर्स कहते हैं। शार्क के जो अंडे होते हैं उनके अंडों के बाहर जो कवच है उसको मरमेड पर्स कह रहे हैं। शार्क और कोड, कोड बेटा ये मछली का नाम है ना, कॉड मछली का नाम है। तो शार्क और कॉड जो लीवर ऑयल है, इनका जो लीवर का ऑयल है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में है। ध्यान रखना बेटा, विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होगा। एग्जाम्पल स्कोलियोडोन, डॉगफिश और प्रिस्टिस आरा मछली। प्रिस्टिस आरा मछली है, देखो ये इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है।
ये देखो, ये ऊपर वाली तो स्केलियोडोन है, ये तो है स्कोलियोडोन। कौन सा डोन, कौन सा डोन है? स्कोलियोडोन, कोलियोडोन। ठीक है। और ये नीचे वाली देखो, ये है बेटा प्रिस्टिस, प्रिस्टिस आरा मछली। अब इसकी सरफेस पर देखो, ये कांटे दिख रहे हैं ना ये वाले, इसके स्नोट पर जैसे आरा मशीन पर होते हैं, ठीक है, उस तरह से, इसलिए इसको शार्कफिश या आरा मछली कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है आरा मछली, ठीक है, प्रिस्टिस। फिर बाकी देखो बेटा, इसके अपन यहां पर थ्योरी पढ़े, धारा रेखी शरीर, इसका अंतः कंकाल उपास्थल है, मुख अधर पर स्थित है, पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी। बताओ बेटा सही बात है नहीं है? नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है ना, क्योंकि उपास्थि का बना हुआ है। तो क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, प्रच्छद ओपरकुलम से ढके नहीं होते, बताया था मैंने, ओपरकुलम एब्सेंट होगा। यस सर। त्वचा दृढ़ व सूक्ष्म, पट्टाभ सल्कयुक्त, प्लेकोइड सल्कयुक्त, पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं, जबड़े बहुत शक्तिशाली है। ये सब मछलियां हैं, वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते हैं। हृदय में 2 प्रकोष्ठ है, एक आलिंद एक निलय, कुछ में विद्युत अंग होता है जैसे टोरपीडो, और कुछ में विषदंश जैसे ट्राइगोन। असमतापी होते हैं बेटा, शरीर में ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर मादा अलग होते हैं, नर में श्रोणी पक में पैल्विक फिन में आलिंगक क्लेश पर पाए जाते हैं, निषेचन आंतरिक है, अधिकांश जरायुज होते हैं, है ना। मैंने ब्रैकेट में अंड जरायुज लिखा है क्योंकि वास्तव में तो अंड जरायुज होते हैं, लेकिन उसमें लिख रखा है ऐसा। एग्जाम्पल स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस आरा मछली, करकेराडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन, ये वेल शार्क हो गए, 4 एग्जाम्पल्स हो गए। इस वर्ग की मछलियां लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। देखो, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। अंतः कंकाल अस्थिल हो गया, बोन का बना होता है, एंडोस्केलेटन। इनका शरीर धारा रेखित है ना। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र, ओपरकुलम से ढके रहते, ओपरकुलम पाया जाता है। त्वचा साइक्लोइड या टीनोइड सल्क से ढकी है। वायु कोष उपस्थित होते हैं, उत्प्लावन में सहायता कर। हृदय में 2 प्रकोष्ठ है, सभी असमतापी है। नर मादा अलग होते हैं, अधिकांश अंडज होते हैं। निषेचन प्राय बाह्य होगा, परिवर्धन प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। बताओ कोई डाउट है क्या आपको इसमें? सर। तो ये 1 मिनट यहां पर सुपर क्लास में स्कोलियोडोन, देखो डॉग फिश है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। प्रिस्टिस आरा मछली, टॉर्पिडो एनसीईआरटी के हो गया। रिमोरा चूसक मछली, सिनेन होगी, पॉम्फ्रेट भारत में सब बेटा आरपीएमटी में पूछा हुआ है पॉम्फ्रेट के बारे में। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं। जो देखो, एक तो एक्जोकीटस है,
एक हिप्पोकैम्पस के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम कैंपस हो गया, एक्सोफिटस हो गया। बस 3 एग्जाम्पल पढ़ लेना यहां पर। और एलवडीए में रोहू, कतला, क्लेरियस, रोहू, कतला, क्लेरियस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कतला इंपॉर्टेंट है, क्लेरियस इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 ये 3 एग्जाम्पल पढ़ लेना। लेबियो, रोहू, इंडियन कार्प, कतला को कतला ही कहते हैं। क्लेरियस बेटा कैट फिश है जिसमें सल्क एब्सेंट होंगे। एंगुइला ईल सांप की तरह दिखाई देती है। गैम्बूसिया ये लार्वा भक्षी मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, इसलिए मलेरिया का, डेंगू का, चिकनगुनिया का इनका जैविक नियंत्रण भी करती है। एक्वेरियम फिश, बीटा और टेरोफाइलम। बीटा को बेटा फाइटिंग फिश बोलते हैं और टेरोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। एक्वेरियम क्या हो गया? एक्वेरियम मछलियों के लिए एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें को रखा जाता है, ठीक है। इजिन ग्लास क्या होता है? ये इजिन ग्लास जिलेटिनस पदार्थ है बेटा जो अस्थिल मछलियों की वायु आशय से बाहर निकालते हैं और इसका उपयोग विशेष प्रकार की सीमेंट को बनाने में, शुद्ध करने में इसका उपयोग लिया जाता है, ठीक है। इजिन ग्लास ये एक्स्ट्रा है बेटा टॉपिक डिप्नोई ग्रुप में, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ज्यादा सरफेसली ही देखना, डीप में नहीं देखना है इसको। देखो डिप्नोई ग्रुप में इनको लन फिश भी कहते हैं या अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। इसमें एक कारण है बेटा, होता है ना वो, देखो में पाया जाता है, सहायता करता है एयर ब्लेडर, इसलिए इसको लंग फिश बोलते हैं क्योंकि लंग्स के समान संरचना है। लंग्स नहीं कह सकते, लंग्स के समान संरचना है। जैसे मान लो ये स्थल के ऊपर आ गई तो स्थल पर भी रहेगी थोड़ी देर के लिए, फिर वापस पानी में चली जाएगी। इसलिए ये मोस्ट डेवलप फिश है, 3 चैम्बर का हार्ट है, अस्थिल मछली है ना। एग्जाम्पल प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश, नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश और लेपिडोसेरियन बेटा ये होता है दक्षिण अमेरिकन लंग फिश। ऐसे ये 3 एग्जाम्पल यहां पर हो गए। पार्श्व रेखा तंत्र हमने बताया था आपको नर्वस सिस्टम में संतुलन के लिए होता है और आप इसको, ठीक है। वेबेरियन अस्थि, मैंने जब आपको ईयर पढ़ाया था कर्ण, तो ईयर में आपको कहा था कि इनमें जो टिम्पेनम है ना, और बाकी की ये जो चीजें होती है जैसे टिम्पेनम हो गया, कर्णास्थि हो गई, तो वो मछलियों को छोड़ करके एम्फीबिया से लेकर के मेमेलिया तक सभी में पाए जाते हैं, इनमें नहीं होंगे बेटा। तो फिर भी इनमें ऐसे छोटी छोटी अस्थियों की श्रृंखला होती है, जैसे हमारे में कर्णास्थि होती है ना ईयर ओसाइकल, वैसे इनमें वेबेरियन ओसाइकल होती है। ऐसे 4 अस्थियों की, छोटी छोटी अस्थियों की श्रृंखला है। वो अस्थियां इनके एयर ब्लेडर से जुड़ी हुई रहती है, जो बाहर से जो भी वाइब्रेशन होता है ना पानी के अंदर, तो उसको ये फील करती है, उसको डिटेक्ट एनालाइज करती है। वेबेरियन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसलिए इनका नाम वेबेरियन अस्थि या वेबेरियन ओसाइकल रखा गया है। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वेबेरियन अस्थि किसमें पाई जाती है? मछलियों में पाई जाती है, जो एयर ब्लेडर को अंतःकण से जोड़ती है और सुनने में सहायता करती है। ये वेबेरियन ओसाइकल्स होगी। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या आपको? पार्श्व रेखा तो पार्श्व रेखा तंत्र लेटरल लाइन सिस्टम होता है बेटा, जैसे इनके ऐसे लेटरल साइड में से एक लाइनिंग दिखती है, वो सेंसरी ऑर्गन होता है। ऐसे ऐसे लाइनिंग दिखती है, वो सेंसरी ऑर्गन होता है। न्यूरोमास्ट सेल होती है जो एक तो जल की धारा का प्रवाह है उसको भी डिटेक्ट करती है और उनका बैलेंस भी बनाती है, उसको बोलते हैं ये। इनमें संवेदी संरचना होती है बेटा ये, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, फिर बाकी आज बाद में एम्फीबिया देखते हैं अपन। एक मिनट है ना।